मेट्रो मिरर में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री डॉक्टर संजय गुप्ता जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और तीन चार डिपार्टमेंट के एचओडी रह चुके हैं। माखनलाल वर्तमान में एमसीयू दर्शन स्टूडियो देख रहा हूँ। और वर्तमान में आप एमसीयू दर्शन स्टूडियो देख रहे हैं। और मुझे ऐसा याद है कि आप शायद माखनलाल के जो शुरुआत के जो फैकल्टी है उसमें से हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे अपने जन्म, शिक्षा, परिवार के बारे में थोड़ा भी जानना चाहूंगा। मेरा जन्म भोपाल में ही हुआ है, एक जिसको हम लोग लेडी हॉस्पिटल कहते थे, सुल्तानिया जनाना अस्पताल, वहां पर मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि उस समय संस्थागत प्रसव होना बड़ी बात थी, लोगों के घरों में ये सब होता था। तो सुल्तानिया जनाना अस्पताल जो कि काली मंदिर के सामने, और उसका जीर्णोद्धार, मतलब वहाँ पर दूसरा अस्पताल हो रहा है। तो आज की जनरेशन शायद उसको ना पहचाने, लेकिन 70 के दशक में वो एक अपने आप में बड़ा अस्पताल था। और वहाँ पर स्पेशली मतलब प्रसव के लिए ही प्रसूताएं वहाँ पर आती थी। और मेरी शिक्षा दीक्षा भी भोपाल में ही हुई। यहाँ का मॉडल टीटी नगर स्कूल, जहाँ पर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो थे, वो भी वहाँ पर पढ़े थे। उसी विद्यालय से मैंने अपनी विद्यालय शिक्षा पूरी की। और उसके बाद मैंने टेलीविज़न प्रोडक्शन का जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक के अप्लाइड वीडियोग्राफी डिपार्टमेंट से 3 वर्षीय ऑनर्स डिप्लोमा किया था। मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। और उसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, उस समय तेलंगाना में एक छोटा सा परिसर था, वहीं से मैंने जनसंपर्क में स्नातक किया। तत्पश्चात मैंने मास्टर इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन किया। एम इन सोशोलॉजी हूँ, एम इन हिंदी लिटरेचर, एम इन इंग्लिश लिटरेचर, और मेरी पीएचडी भी ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से। और विगत 26 वर्षों से मैं विश्वविद्यालय में अध्यापन करता हूँ और युवाओं के बीच रोज ही कुछ नया सीखता है। आप जर्नलिज्म और मीडिया एजुकेशन में अपनी चॉइस से आए या कोई कोइंसिडेंस था? आपने इसे अपना करियर ऑप्शन क्यों चुना? चॉइस से ही मैं कहूँगा, क्योंकि शुरू से ही मैं पढ़ने लिखने में तेज था और कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान आता रहा था। मॉडल टीटी नगर स्कूल में भी जब मेरा प्रवेश हुआ था, तो उस समय मुझे याद है कि 91% थे मेरे। और सूची में जब मेरा एडमिशन हुआ था 7वीं कक्षा में, तो टॉप पर ही था। और मैंने जब अप्लाइड वीडियोग्राफी डिपार्टमेंट से अपना 3 वर्षीय ऑनर्स डिप्लोमा किया, तब भी 82% थे, और वो टॉप थे। और शायद अभी तक रिकॉर्ड मेंटेन है, क्योंकि प्रतिवर्ष कोई ना कोई टॉप होता है, लेकिन प्रतिशत के तौर में आज भी रिकॉर्ड मेरा मेंटेन है, मेरी जानकारी अनुसार। और उसके बाद फिर मैंने, चूंकि मेरा इसी में था, तो मैं पहले जनसंपर्क विभाग में कुछ दिन मैंने सेवाएं दी। तो वहाँ से मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ और मध्य प्रदेश के राज्यपाल राजभवन के प्रेस प्रकोष्ठ में भी मैंने टेलीविज़न समाचार निर्माण से संलिप्त था, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद मैंने पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को, वहाँ पर एप्को में भोज विट्रेन परियोजना, उस समय भोपाल के बड़े और छोटे तालाब के संरक्षण के लिए OECF जापान से 234 करोड़ का लोन आया था। उस प्रोजेक्ट में मैंने उनके अवेयरनेस सेल में वहाँ पे सहायक सूचना अधिकारी के तौर पे मैंने अपनी सेवाएं दी। वो बहुत कम समय था, करीब 1.25 साल मैंने वहाँ दिया। उसके बाद चूँकि इसी विश्वविद्यालय से पढ़ा था, विज्ञापन आया, तो मैंने अप्लाई किया था। और फिर मेरा चयन जो है यहाँ पर दिसंबर 99 के साक्षात्कार में मुझे यहाँ पर व्याख्याता प्रसारण पत्रकारिता के पद का पर मेरी चयन होने के फलस्वरूप मैंने जनवरी 2000 में विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया था। और उस समय चूँकि टेलीविज़न के एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ थे ही नहीं, ये पाठ्यक्रम उस समय माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने हमें प्रसारण पत्रकारिता पहला बैच 1998 में शुरू किया था। और मैं अतिथि अध्यापन के तौर पर विश्वविद्यालय से जुड़ा था, और नियमित पद आने पर मैंने वहाँ पर साक्षात्कार दिया। और चयनित होने के बाद मैंने जनवरी 2000 मतलब आपने चॉइस से ही एक तरह से? चॉइस ही, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों स्कूल में शिक्षक थे। पिताजी व्याख्याता थे और मेरी माताजी भी जो है प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। तो दोनों शिक्षक थे। तो विरासत में हमारे घर परिवार में मेरे भाई बहन सभी पढ़ने लिखने वाले रहे। और हम लोगों के यहाँ मतलब पुस्तकों का ज़्यादा ही आप देखेंगे, घर में अलमारियाँ भरी रहती हैं किताबों से। एक अहम क्वेश्चन मेरा
आईआईटी के विद्यार्थियों की प्रतिभा और उन्हें किस तरह की स्किल्स की जरूरत है जिससे वो आईएमसी या अन्य जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनके बराबर आ सकें। देखिए, ये आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन आज इसमें मैं सुधार की बात करूंगा। आईआईएमसी और ये संस्थान जनसंचार के 1960 में जब था, 1960, 70, 80 तक तो संस्थान अग्रणी थे, लेकिन जब 90 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो आज विगत 35 वर्षों में एमसीयू आज टॉप 10 मीडिया संस्थानों में है। और ये न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का पहला मीडिया विश्वविद्यालय है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय खुला, तत्पश्चात राजस्थान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय खुला। तो देश में 3 ही पत्रकारिता के विश्वविद्यालय हैं। अन्य सामान्य विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता एवं जनसंचार एक पाठ्यक्रम के तौर पे, एक विभाग के तौर पर स्थापित है। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के एलुमनाई आज देश भर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में है, बल्कि विदेशों के मीडिया संस्थानों में, बीबीसी जैसी संस्थानों में भी हमारे ही विभाग की, प्रसारण पत्रकारिता विभाग की विद्यार्थी वंदना ढांड है, और अन्य विद्यार्थी दुबई में भी हैं, अन्य चाइना में भी हैं, जो अच्छे वहाँ पर काम कर रहे हैं, और कुछ ने तो अब अच्छे स्टार्टअप भी किए हैं। तो एमसीयू आज देश के टॉप 10 मीडिया संस्थानों में गिना जाता है, और विगत द वीक और दी हंसा के जो सर्वे हैं उसमें विश्वविद्यालय ने एक अलग ही मुकाम बनाया है। आशा है कि फ्यूचर में ये आईएमसी का मुकाबला और दूसरे टॉप, एमसीयू कभी भी किसी से मुकाबला करने में विश्वास नहीं करता है। विश्वविद्यालय के अपने उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों पर हम लोग पूरा करने में चलते हैं, और हम एक प्रतिस्पर्धा की जगह हम राष्ट्रवादी, संस्कारी ऐसे मीडिया विद्यार्थी तैयार करने की कोशिश करते हैं जो ना सिर्फ अकादमिक तौर पे बल्कि उनमें स्किल भी हो, और वो राष्ट्र और समाज की सेवा में अपना योगदान दे पाए। पत्रकार वो बाद में बने, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बने, ये हम लोग उनको सिखाते हैं। तो एक संस्कारी, जिम्मेदार, सामाजिक उत्तरदायित्व से परिपूर्ण, संपूर्णता में हम भारतीय परिवेश में ऐसे पत्रकार गढ़ने की प्रयास करते हैं अपने विश्वविद्यालय। एक बहुत अहम क्वेश्चन है आज के जमाने के हिसाब से कि मीडिया स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत संभावना है जी, ताकि विद्यार्थी केवल नौकरी ही नहीं ढूंढे, उसके ही भरोसे नहीं रहे। लेकिन इस ओर एमसीयू ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जबकि सरकार और प्राइवेट सेक्टर हमेशा फंडिंग के लिए तैयार रहती है और उसकी कोई कमी नहीं है। मेरे को लगता है उनको मेंटरशिप की, उनको प्रिपेयर करने की जरूरत है, इसके लिए एक अलग विभाग हो। ऐसी बात नहीं है, विश्वविद्यालय सदैव से अपने विद्यार्थियों के लिए प्रयास करता है, लेकिन हमारी वरीयता रही है। मुझे याद है कि जब हम लोग विकास भवन में थे तब हम लोग को एक बड़े कैंपस की जरूरत थी, और हम लोग विशन खेड़ी निर्माण उस समय चल रहा था और हम लोग थे। उसी दौरान तत्कालीन जनसंपर्क मंत्री थे हमारे माननीय श्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया था, हम लोगों ने उसको शुरुआत भी की थी, कुछ विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी और बहुत सुखद परिणाम आए थे। लेकिन उस समय की कुछ ऐसी आवश्यकताएं थी जिनके चलते वो इंक्यूबेशन सेंटर अब विशन खेड़ी में हम लोग शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे विद्यार्थियों ने स्वयं के स्टार्टअप बहुत किए, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे आप देखेंगे कि दुर्गेश सिंह जो है वहाँ पर फिल्म में नाम कर रहे हैं। एक हमारे भोपाल में है जो खुद का मीडिया हाउस बहुत अच्छे से चला रहे हैं, एक ने बंसलबन में अपना मीडिया ऑफिस है। तो इस तरीके से कंसल्टेंसी आप देखेंगे, मुंबई में बहुत सारे फ्रीलांस तो स्टार्टअप कर रहे हैं। इवन हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट और न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी भी प्रिंटिंग, पैकेजिंग और 3D प्रिंटिंग में भी स्टार्टअप करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमने लोगो कंपटीशन और पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग की कंपटीशन कराई थी, तो हमारे जो बीटेक प्रिंटिंग पैकेजिंग है, जो न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो देश का अपने आप में एकमात्र शानदार डिपार्टमेंट है, 2011 से चल रहा है, वहाँ के बच्चों ने भी बहुत अच्छे स्टार्टअप और वो किए। लेकिन जो आपकी बात है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पे इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत अब जल्द ही करने वाला है, क्योंकि हमारी वरीयताएं कुछ और थी। कैंपस था, उसके बाद वो थी, तो अभी हमको 2 ही साल अपने नए कैंपस में शिफ्ट हुए हैं, जिसको हम माखनपुरम कहते हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर की और भी वर्तमान प्रशासन गंभीरता से काम कर रहा है, और शायद आने वाले वर्षों में विद्यार्थियों के स्टार्टअप और स्वयं के स्वरोजगार और उन्नयन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर में बेहतर अवसर और कौशल की व्यवस्थाएं दिखेंगी। आशा है उसके बहुत अच्छे काम चल रहा है ऑलरेडी। मतलब हम लोग विद्यार्थियों के चहुओं और विकास से कौशल में कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग को अभी
हम लोग अपने कैंपस में अभी अभी 2 साल में शिफ्ट हुए, तो थोड़े नए कैंपस की अन्य व्यवस्थाएं थी, उसके बाद इन चीज़ों पर ध्यान है। और अभी हमारे माननीय कुलगुरु आदरणीय श्री विजय मनोहर तिवारी जी ने कहा कि हम एक केंद्रीकृत स्टूडियो बनाएंगे जहाँ पर कि टेलीविज़न, रेडियो और प्रिंट का प्रोडक्शन राउंड द क्लॉक होगा, जस्ट लाइक ए टेलीविज़न चैनल। जैसे टेलीविज़न चैनल और अखबारों में 24 घंटे 24/7 365 डेज काम होता है, उस तरीके से हम चाहते हैं कि अपने विद्यार्थियों को कौशल और स्किल्स ये दीजिए। रेडियो करमवीर में हम लोग अपने विद्यार्थियों को रेडियो प्रोग्राम की अभ्यास करते हैं। एमसीयू दर्शन स्टूडियो टेलीविज़न उसके लिए करता है। सिने अध्ययन विभाग बच्चों को सिनेटोग्राफी के लिए फिल्में और वो शूटिंग के लिए फील्ड में भेजता है। और साथ ही हमारे पास न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ ग्राफिक्स और एनिमेशन बच्चे आज के अपडेटेड सॉफ्टवेयर पे उनकी फिल्में बनाते हैं। और हमारा जो पत्रकारिता विभाग है वहाँ पर डिजिटल जर्नलिज्म, जहाँ पर मोबाइल जर्नलिज्म से लेके हम अखबार विकल्प प्रायोगिक वहाँ पर छापते हैं, जिसमें विद्यार्थी ये अपना प्रायोगिक काम करते हैं। लेकिन हमारी नई व्यवस्था के तहत एक सेंट्रलाइज स्टूडियो की बात है, उसको हम सेंट्रलाइज प्रोडक्शन सेंटर आगे भविष्य में बोलेंगे, जहाँ पर टेलीविजन स्टूडियो भी होगा, रेडियो प्रोडक्शन का भी काम होगा, प्रिंट का भी होगा और डिजिटल एनिमेशन लैब भी वहाँ होगी। तो इस तरीके की आदरणीय कुलपति विजय मनोहर तिवारी जी की परिकल्पना है और उस और हम लोग बहुत तेजी से अगले वर्षों में बढ़ेंगे। आशा शीघ्र ही इस पे काम उस पर चल रहा है अभी। एक और अहम क्वेश्चन है कि आज के युवा जो जर्नलिज्म में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे और जिससे वो अपनी विशिष्ट पहचान बना सके? देखिए, आज मीडिया बहुत स्थापित क्षेत्र हो गया है और बहुत अवसर हैं, और अब सिर्फ मुद्रित माध्यम नहीं है, रेडियो माध्यम, टेलीविजन माध्यम नहीं है, वेब माध्यम, अब डिजिटल माध्यम है और सबके हाथ में मोबाइल आ गया। तो अभी जो हमारा बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जो हमारा जेन एक्स हम कहते हैं, तो डिजिटल माध्यम के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं, विद्यार्थियों को तैयार करते हैं और उसके लिए उनसे यही कहेंगे कि आप ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की समझ अपनी बढ़ाएं, वो तो रहेगी, कंटेंट पे बहुत जरूरत है, उसके लिए आप बहुत पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, अखबार कम से कम 2 हिंदी के, 4-5 हिंदी या अंग्रेजी के अखबार, मैगजीन्स पढ़ें, न्यूज़ चैनल्स देखें और लोगों की ऑटोबायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में जो बहुत सारी, आप जब एक किताब पढ़ते हैं तो उसके पीछे बिब्लियोग्राफी भी होती है, तो आपको और रेफरेंसेस मिलते हैं। अपने पुस्तकालय का जितना उपयोग करेंगे बेहतर है। आप सिर्फ व्हाट्सएप या गूगल तक ही सीमित ना हो, सोशल मीडिया के अतिरिक्त भी थोड़ा सा पन्नों को पलट के अखबार और वो करें, म्यूजियम्स की विजिट करें, अपने कल्चर को, हेरिटेज को समझें, अपने आसपास की दुनिया को समझें। हम जिसको कहते हैं पर्यावरण, पर्यावरण से आबो हवा, मिट्टी, पानी तक सीमित नहीं है, हमारी तहजीब, संस्कृति, परंपराएं और जो हमारे रूट्स हैं, जिनको हम समग्रता में IKS कहते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को मीडिया शिक्षण देता है, लेकिन भारतीय परिवेश में इंडियन नॉलेज सिस्टम को बेस बना के उनको परिपक्वता में तैयार करता, हमारे रूट्स से कनेक्ट करते हुए उनको डिजिटल मीडिया तक की यात्रा में उन्नयन के अवसर उपलब्ध कराता है। एक विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि उन्हें स्टूडियो, रेडियो स्टेशन और अन्य संसाधनों को उपयोग और करने में और सीखने में मतलब तवज्जो नहीं दी जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात हमारे 10 डिपार्टमेंट्स हैं और सभी मीडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के पास अपने अपने स्टूडियो नहीं है। स्टूडियो एक है जो अभी छोटा है, इसलिए केंद्रीकृत स्टूडियो की व्यवस्था जो कि 24/7 × 365 वो है। तो विद्यार्थियों की अपेक्षाएं प्रैक्टिकल की जा रही है, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम इस तरीके का है कि हम लोग 50-50 उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल का लोड जा रहा है, तो फील्ड बेस्ड भी कर रहे हैं। तो सारे विद्यार्थियों को उतने कैमरे और ये देना, क्योंकि बहुत महंगे उपकरण होते हैं और उनको फिर अपडेटेड करना। तो वो बात सही कि जब जहां पर 3-4 हजार विद्यार्थी हो तो 3-4 हजार कैमरे हम उपलब्ध नहीं करा सकते, लेकिन अधिकतम उनको हम इस तरीके से व्यवस्था करते हैं कि उनको एक व्यवस्थित तरीके से वो हो। तो शिकायत तो देखिए, विद्यार्थी जीवन में शिकायत जब होती है जब उनकी अपेक्षाएं होती हैं, तो विश्वविद्यालय देता है, तो शिकायत नहीं है, उनकी अपेक्षाएं कि हमको और ज्यादा मिले, उस और हम लोग लगातार कर रहे हैं। और अलग अलग स्टूडियोज और अभी सबकी आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्लासरूम से न्यूज रूम कंसेप्ट पे गए, हर डिपार्टमेंट के अपने डिजिटल न्यूज रूम है और वहां पर ये सुविधा है। तो जो हमने केंद्रीकृत व्यवस्था भी रखी है, बड़ा स्टूडियो और विभागीय स्तर पे भी, ताकि विद्यार्थी अपने अपने विभाग में अधिकतम इस तरीके के प्रैक्टिकल कर पाए, तो उनको वहां पर डिजिटल न्यूज रूम
कंसेप्ट भी हमारे विश्वविद्यालय में लागू है, जो विभागीय स्तर, क्योंकि जब हम लाइब्रेरी की बात करें, सेंट्रल लाइब्रेरी होते हुए भी, क्योंकि विद्यार्थी कई बार वहां नहीं जाता है, पुस्तकें कई बार जो पॉपुलर बुक्स होती हैं, मान लो 5 या 10 सेट आए और बच्चे वहां 3000 है, तो सबको नहीं मिलती, तो वेटिंग रहती थी। तो हमने डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी इसलिए वहां पर आया कि बच्चे अपने इस तरीके की पुस्तकों को HOD से बोल के अपने विभागीय पुस्तकालय में बुला सकते हैं और वहां पढ़ पाए। तो उसी दिशा में हम लोगों ने डिजिटल न्यूज रूम कंसेप्ट पे गए और हर डिपार्टमेंट में बिसनखेड़ी में अपना न्यूज रूम है और वहां पर उस पाठ्यक्रम से संबंधित उस विद्यार्थियों को जो भी जरूरतें हैं स्टूडियो संबंधी, वो विभागीय स्तर पे ही पूरी हो पा रही है। आशा है विद्यार्थियों की शिकायतें वो शिकायत विद्यार्थियों की, देखिए विद्यार्थी जब मैं 26 साल विद्यार्थी, एक शिकायत खत्म होती दूसरी होती है, मानव स्वभाव है, अपेक्षाएं बढ़ती हैं। हम जब उनको 2 चीज देते हैं तो वो बढ़ती है। बच्चा जैसे जैसे डेवलप करता है, हम उसको लॉलीपॉप 2 देते हैं तो वो केक की डिमांड करता है, केक पूरा होता है तो और कुछ डिमांड करता है। तो ये मानव स्वभाव है, शिकायतें नहीं है, बच्चों की अपेक्षा, और हम लोग लगातार उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं, पूरी करते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि बच्चे चूंकि कुछ करते हैं, सीखना चाहते हैं, इसलिए मांगते हैं और हम लोग उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि आपकी हॉबीज क्या है और क्या आप उसके लिए समय निकाल पाते हैं? मेरी हॉबीज लोगों से बात करना है, प्रकृति से संचार करना है, टहलना घूमना है। मैं प्रकृति से बात करना बहुत पसंद करता हूँ। लोग कहते हैं आप अकेले बोर नहीं हो रहे, कई बार मैं यात्राओं में प्रकृति से, पेड़ से, पानी से, हवा से, आसमान के कलर से, पानी की आवाजों से, हर चीज में संवाद करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करता हूँ। यदि हवा भी चल रही है तो मैं उसकी आवाज और लय में रिदम खोजता हूँ, क्योंकि मैं तो टेलीविजन प्रोडक्शन का व्यक्ति हूँ, तो हम में आइडिएशन और विजुअलाइजेशन एकांत में अपने से ही आता है। तो हम लोग इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, स्वयं से ही बात करके, अपने ही मन से और दिल की सुन के, प्रकृति से बात करते हुए मैं कभी अकेला नहीं रह पाता हूँ। अमूमन तो कोई ना कोई से बातचीत और मुलाकात होती है, संवाद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, नए मित्र बनाना भी बहुत अच्छा लगता है और लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, किसी को काउंसलिंग, हालांकि वो हमारा दायित्व, एक शिक्षक का दायित्व है शिक्षण देना और काउंसलिंग करना, लोगों को सलाह देना। तो हम सलाह भी देते हैं और मुफ्त में सलाह देते हैं। कोई अकादमिक सलाह ले, अपनी जीवन की बहुत सारी उस तरीके की चीजें उनमें हम दे सकते हैं। और मैं प्रकृति से संवाद करना, नेचर के साथ रहना, नेचर के हिसाब से जीवन करना, नेचर के हिसाब से भोजन करना मुझे बहुत पसंद है। मैं वास्तविक प्राकृतिक जीवन में विश्वास ज्यादा करता हूँ, बनावटी जीवन के या बनावटी दिखावे के नहीं। नेचुरल और जो प्राकृतिक चीजें हैं वही सबसे ज्यादा काम आती है। सनातनी परंपरा में प्रकृति पूजा ही हमारे यहाँ कही गई है, तो प्रकृति पूजा का कहीं ना कहीं लाभ है। और अब तो विज्ञान और उसमें भी देखते हैं कि आज हम चाहे खाने की बात करें, कपड़ों की बात करें, पहनावे की बात करें, सारी चीजें करें, हम प्रकृति के यदि साथ होते हैं तो हम सुखी हो सकते हैं। मनुष्य का जीवन प्रकृति अनुरूप यदि रहेगा तो सुखी और स्वस्थ हम रहेंगे। आपने मेट्रो मिरर को समय दिया, हमसे बातचीत की और बहुत काम की बातें आपने विद्यार्थियों के लिए भी बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता है कि आपको दोबारा और किसी विषय के लिए। मैं मेट्रो मिरर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका भी आदरणीय जो हमारे हर्ष वालका जी हैं, metromirror.com, जो मध्य प्रदेश की पहली डिजिटल अपने आप में वेब मीडिया में जो पिछले 27-28 सालों से काम कर रही है। तो आपका इतना डिजिटल मीडिया में नाम है, आपका एक मुकाम है, इस मुकाम तक आप पहुँचे और इस तरीके के, और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से, वहाँ के शिक्षकों से आपका बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। आपने मुझे आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में, उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे विश्वविद्यालय पे कुछ बात करने का आपने अवसर दिया, उसके लिए भी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सवाल।